हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल IQ स्टडी पर। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 है आपका धातु अधातु। तो धातु अधातु में आज हम सक्रियता सारणी को पढ़ेंगे, जानेंगे सक्रियता सारणी क्या होती है। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद खास है, बने रहिए लास्ट तक। एंड शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सक्रियता सारणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी को जानने के लिए हमें सबसे पहले धातु एवं अधातु को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं धातु क्या होती है। वे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। आपका क्या है? वे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या? धातु कहलाते हैं। उसके बाद चलिए अधातु आपका देखते हैं। अधातु वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। उसके बाद चलिए उपधातु देखते हैं। क्या देखते हैं? उपधातु वे सभी तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी वे सभी तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु आपका कहलाते हैं। धातु तथा अधातु के मौलिक गुणधर्म को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके सिलेबस में है धातु कर्म की विधियां एवं सक्रियता सारणी। तो आइए सक्रियता सारणी यानी जिसको हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, देखते हैं आपकी सक्रियता सारणी क्या होती है। ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। तो आइए जानते हैं आपकी सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता सारणी कहते हैं। क्या मतलब? तत्वों को हम उनके घटते हुए क्रम में जब रखेंगे, यानी तत्वों के क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम हमें लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? श्रेणी, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो आइए आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे हो गई है। पहला आपका के यानी पोटेशियम, फिर Na सोडियम है, फिर Ca यानी कैल्शियम, फिर Mg मैग्नीशियम आपका, फिर एल्युमिनियम है Al, फिर जिंक आपका Zn। उसके बाद आपका आता है Fe यानी लोहा, फिर Sn यानी टिन। उसके बाद क्या आता है? Pb यानी आपका लेड। उसके बाद H यानी हाइड्रोजन। इसको मैंने रेड क्यों कर रखा है अभी आगे बताते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर आपका Au यानी गोल्ड। ये आपका क्या हो गया? क्रियाशीलता का घटता क्रम। यानी आपका सोडियम जो है, यानी सोडियम और पोटेशियम आपके ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। इस जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे आपकी क्रियाशीलता क्या होगी? घटती जाएगी। क्या होगी? घटती जाएगी। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे आपका क्या है? गोल्ड, यानी सोना आपका एकदम आपका क्रियाशील धातु, इसकी क्रियाशीलता एकदम ज़ीरो होती है, यानी यह क्रियाशील नहीं होता है। और आपका पोटेशियम सक्रियता सारणी में सबसे ऊपर है। यह इस क्या होता है? सक्रिय धातु होता है। सब इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। क्लास 10 के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं, बाकी अगली क्लास आगे की क्लास में ये श्रेणी में जो है धातुएं और बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं सक्रियता सारणी क्या होती है आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? क्रियाशीलता आपकी घटती है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये तो हो गया आपकी क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या होते हैं आइए देखते हैं। एकदम ध्यान से देखते जाइए, आपको एकदम पूरा क्लियर होगा आपको। वैद्युत रासायनिक श्रेणी पहला है आपका तनु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन H2 विस्थापन की क्षमता। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें तनु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन H2 विस्थापन की क्षमता का पता चलता है। कैसे? आइए देखते हैं।
सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, क्या हैं? सक्रियता सारणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। क्या करती हैं? आपका तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। हमने यहाँ पर ये इसको डार्क क्यों कर रखा था? क्योंकि जो इसके ऊपर की धातुएं हैं आपकी क्या करती हैं? तनु अम्ल, जैसे आपका हो गया तनु अम्ल क्या होता है? H2HCl, H2SO4, HNO3, ये सब आपके क्या हैं? आपके तनु अम्ल हैं। तो जो हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं स्थित हैं, वो आपके तनु अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं? आपका H2 यानी हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। विस्थापित मीन्स जब उनमें अभिक्रिया होगी तो वह हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा। चलिए देखते हैं। यह आपका जिंक है, यह आपका Fe है। तो सक्रियता श्रेणी में आप देख सकते हैं, यानी ये आपका जिंक यहाँ पे, और यह आपका Fe क्या है? आपका यहाँ हाइड्रोजन से आपका ऊपर स्थित है ना, इसलिए क्या करेंगे? जब जिंक प्लस H2SO4 यानी आपका क्या, ये धातु हो गई जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, यह आपका क्या हो गया? तनु अम्ल H2SO4। जब ये रिएक्शन करेंगे तब क्या करेंगे? ZnSO4 बनेगा और आपका H2 ये विस्थापित हो रहा है, जैसा कि इसमें लिखा था, यानी तनु अम्लों से क्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। ठीक उसी प्रकार Fe भी क्या है? इससे ऊपर स्थित है। सक्रियता सारणी में H आपका Fe हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए यह भी क्या करेगा? आपका H2 को विस्थापित करेगा। सक्रियता सारणी आप लोग याद कर लीजिए, सारणी ने सॉरी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे, एकदम 100% श्योर है। उसके बाद अगला चलिए, धातुओं के विस्थापन में क्या? सक्रियता श्रेणी का उपयोग आपका क्या है? धातुओं के विस्थापन में। आइए जानते हैं कैसे। तो सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? एकदम ध्यान से समझिए। इस सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उनके लवण के जलीय विलयन के साथ विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? यदि सक्रियता सारणी में अपने से नीचे कोई धातु है तो वह धातु उसके लवण के जलीय विलयन के साथ उसको क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। कैसे देखते हैं। ये Fe क्या है? आपका Cu से ऊपर है, जो है सक्रियता श्रेणी में। तो यहाँ का क्या कहेगा? अपने से नीचे स्थित, यानी Fe जो है अपने से नीचे, यानी Cu इससे Fe से नीचे स्थित है। इसके लवण के जलीय विलयन यानी CuSO4 क्या हो गया? आपका इसके लवण का जलीय विलयन हो गया। क्या कर देती है? विलयन से विस्थापित कर देती है। तो ये FeSO4 के साथ एडजस्ट हो जाएगा और उस Cu को क्या कर देगा? विस्थापित, यानी कॉपर को विस्थापित कर देगा। इस पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है क्या कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर जो है लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए इसका तीसरा उपयोग देखते हैं। सक्रियता श्रेणी का आपका तीसरा उपयोग, तीसरा क्या है? लेपन में या परत चढ़ाने में। तो आइए देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में केवल उन्हीं धातु का लेपन संभव है जो उस धातु की अपेक्षा नीचे हों। क्या हों? यानी सक्रियता श्रेणी जो होती है उसमें केवल उन्हीं धातु का लेपन संभव है जो उस धातु की अपेक्षा नीचे हों। जैसे चांदी पर सोने का लेपन संभव है। क्या है? चांदी पर सोने का लेपन संभव है, किंतु सोने पर चांदी का लेपन संभव नहीं है। क्यों? चलिए सक्रियता श्रेणी के माध्यम से जानते हैं। यह आपका Ag यानी सिल्वर आपका क्या है? ऊपर है और गोल्ड नीचे है। तो हमने क्या कहा? केवल उन्हीं धातु का लेपन संभव है जो उस धातु की अपेक्षा नीचे हैं। जैसे आपका सिल्वर है तो सिल्वर की अपेक्षा आपका गोल्ड जो है नीचे है, इसलिए इसका लेपन इस पर हो सकता है, परंतु इसका लेपन इस पर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं तीसरा पॉइंट
आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरे पॉइंट में क्या बात कही जा रही है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सक्रियता श्रेणी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।